हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरएस केमिस्ट्री पॉइंट पर। तो विद्यार्थियों, ध्यान देंगे, हमारी जो पीछे की क्लास थी वो पीछे की क्लास थी आपके डाई हैलोजन व्युत्पन्न अर्थात डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। वहां पर हमने डाई हैलोजनों को पढ़ा था और उनकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज है उनको भी हमने ध्यान से देखा था। तो आज उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो यहाँ क्या होगा, ट्राई हैलोजन से तात्पर्य है ऐसे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणुओं की संख्या 3 हो। ट्राई से तात्पर्य है 3, अर्थात ऐसे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणुओं की संख्या 3 हो। तो विशेष बात यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ट्राई हैलोजन जो व्युत्पन्न होते हैं इनमें मुख्य 2 यौगिक शामिल होते हैं, क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म। वैसे और भी होते हैं लेकिन यहाँ हम पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का सूत्र जो होता है फॉर्मूला वो होता है CHCl3 और आयोडोफॉर्म का होता है CHI3। तो विद्यार्थियों, आपको इनके सूत्र भी याद रखने हैं क्योंकि एक नंबर में कई बार इनके सूत्र पूछे जाते हैं कि क्लोरोफॉर्म का सूत्र लिखिए, आयोडोफॉर्म का सूत्र लिखिए। और ध्यान रहे, क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म दोनों ही आते हैं हेलोफॉर्म में, और हेलोफॉर्म का सूत्र होता है CH3 और इन दोनों को बनाया जाता है हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा। तो विद्यार्थियों, हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है, आइए उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे हेलोफॉर्म अभिक्रिया। तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया को देखने से पहले आपको यहाँ 2 यौगिकों पर चर्चा करनी होगी। तो मैं दोनों यौगिकों पर आपको चर्चा करती हूँ। सबसे पहले मैं यौगिक ए की बात करता हूँ। यौगिक ए इस प्रकार का होगा जिसमें CH3 COH H और R। यहाँ जो आप यौगिक देख रहे हो ये एक एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल है। आप इसमें देख सकते हो OH एल्कोहल होता है, और साथ ही आप ये भी देख सकते हो कि ये एक द्वितीयक एल्कोहल है। तो संरचना ए वाले यौगिक जिन्हें हम एल्कोहल कहते हैं उनसे हमेशा हेलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाई जाती है। और कैसे? वो ऐसे कि हेलोफॉर्म अभिक्रिया में जो कंपाउंड ए है वो कंपाउंड बी में कन्वर्ट होता है। तो या तो आप हेलोफॉर्म अभिक्रियाओं में ए संरचना वाले यौगिक भी ले सकते हो या डायरेक्ट संरचना बी वाले भी ले सकते हो। क्यों? क्योंकि बी वाले यौगिक आपको प्राप्त कहां से होंगे? ए वालों से। कैसे? वो इस प्रकार होंगे कि जब यहाँ इन ए संरचना वालों की क्रिया आप हैलोजन परमाणु से करवाते हो, H2 से किसी सार की उपस्थिति में KOH सार ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, ये हैलोजन परमाणु संख्या में 2 है यहाँ पर, इनमें से एक हैलोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ से मिलकर HX के रूप में बाहर निकल जाता है। और ध्यान दें, यहाँ OH में ध्रुवीय गुण होने के कारण OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर डालने के कारण ऑक्सीजन पर लोन पे और ऋणावेश आ जाता है। तो इस ऋणावेश के कारण हमें ये भी पता है कि यहाँ से हाइड्रोजन भी निकल चुका है, तो यहाँ इस कार्बन की वैलेंसी में अंतर आ चुका है। इस वैलेंसी को पूरा करने के लिए यहाँ से लोन पेयर ऊपर चला जाता है। तो पहले ऑक्सीजन के पास एक बॉन्ड था, अब यहाँ बॉन्ड बन चुका है 2, और जो नई संरचना बनती है जिसे हम संरचना बी कह रहे हैं वो क्या होगी, आइए देख लेते हैं। यहाँ CH3 है और यहाँ क्या हुआ, C ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड आ गए, तो ये हो गया आपके कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस C से जुड़ा हुआ है R, ये लीजिए R, और यहाँ से एक हैलोजन इसके साथ जुड़कर हो गया HX, फिर बच गया एक हैलोजन परमाणु, वो इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर फिर एक HX के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि संरचना A से B में बदलने पर टोटल हाइड्रोजन हैलाइड यानी HX के अणु कितने निकलते हैं, टोटल निकलते कितने हैं, 2, और ये आ गई संरचना B। संरचना बी की बात करें तो संरचना बी में R जो है वो एल्किल समूह भी हो सकता है और R के स्थान पर हाइड्रोजन भी हो सकता है। और विशेष बात यहाँ पर यह है कि यदि हाइड्रोजन होगा तो क्या बनेगा, वो इस प्रकार फॉर्म बनेगी CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। और यदि कोई एल्किल समूह जैसे CH3 हो, हम इस R की जगह में यदि CH3 की बात करें तब हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3। इस समय अब यहाँ इन दोनों की चर्चा हमने पूर्व क्लास में कर ली थी कि यदि इस प्रकार
कोई कार्बनिक फंक्शनल ग्रुप हो जिसे हम कार्बनिक कार्बन कहते हैं, कार्बोनिल कार्बन, उसकी एक तरफ हमेशा हाइड्रोजन हो तब वो एल्डिहाइड होंगे, और दोनों तरफ यदि एल्किल ग्रुप हो तो हम यहाँ से कह सकते हैं ये RCOR फॉर्म बनती है। तो इस समय हम इसको कहते हैं कीटोन। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये है एल्डिहाइड जब हमेशा हमेशा एक तरफ क्या हो हाइड्रोजन, और जब दोनों तरफ एल्किल समूह हो तब हम उसको कहते हैं कीटोन। तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया में या तो आप कोई एल्कोहल काम में ले सकते हो, और या फिर डायरेक्ट किसी एल्डिहाइड या किसी कीटोन को काम में ले सकते हो। और वो इसलिए क्योंकि एथेनॉल हो या फिर एल्कोहल हो, वो एल्कोहल आगे ऑक्सीकृत होने वाला किसमें है, एल्डिहाइड या कीटोन में है, और यहाँ ऑक्सीकृत करने वाला जो है वो हाइड्रोजन परमाणु क्षार की उपस्थिति में। ये जो हमारा इतना सा पार्ट है वो पार्ट आपकी हेलोफॉर्म अभिक्रिया का पहला पद होता है, तो हम इसको मान सकते हैं अभिक्रिया का पहला पद। अब हमें क्या करना है, इसके सेकंड पद की ओर चलना है। सेकंड पद में क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ बात कर लेते हैं इसकी, हमारा सेकंड पद जो आएगा वो इस प्रोडक्ट के साथ आएगा। इस प्रोडक्ट में क्या होगा, सेकंड पद में यहाँ से CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R ये होगा। यहाँ फिर इसका क्लोरीनीकरण या फिर हम कह सकते हैं हेलोजनीकरण होगा। क्या होगा, हेलोजनीकरण होगा। इट मींस यहाँ हमें H2 से इसकी क्रिया करवानी है, और यहाँ पर भी एक क्षार की उपस्थिति वही KOH रहेगा। तो हम इस रूप में यहाँ KOH ले लेते हैं और H2 परमाणु ले लेते हैं। लेकिन एक विशेष बात का ध्यान दें कि यहाँ पर क्या होगा कि वही हाइड्रोजन परमाणु निकल कर HX निकलेगा फिर से। तो यहाँ हमारे पास मेथिल समूह में कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। तो कम से कम 3 हाइड्रोजन के लिए 3 हमें हाइड्रोजन परमाणु की आवश्यकता है। तो हम 3 कैसे लें, तो मान लीजिए मैं इसके 3 अणु ले लेता हूँ, तो 3 अणु इसके लेता हूँ, तो हमारे पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या टोटल हो जाती है 6। कैसे हुई, 3 दूनी 6 हो जाती है। अब 6 हाइड्रोजन परमाणु में से क्या होगा, 3 हाइड्रोजन परमाणु इन 3 हाइड्रोजन के साथ मिलकर 3HX के रूप में बाहर निकल जाएंगे, और शेष 3 हाइड्रोजन परमाणु इन हाइड्रोजन के स्थान पर जुड़ जाते हैं। तो यहां से बन जाता है CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R। ये लीजिए, तो हुआ क्या है, 3 हाइड्रोजन परमाणु के साथ मिलकर 3HX के रूप में बाहर निकल जाते हैं। शेष 3 हाइड्रोजन परमाणु जहां से हाइड्रोजन निकले वहां पर जुड़ जाते हैं, बाकी कंपाउंड सेम रहता है। ठीक है, अब इसको किस नाम से जाना जाता है वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन के रूप में आपके पास है क्या। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसके जगह CCl3 हो और C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R हो, यानी कि इस X की जगह हमने क्लोरीन लिया हो, तब इसको कहते हैं क्लोरल। क्या कहते हैं, क्लोरल। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म का जब निर्माण किया जाता है तो ये फॉर्म जब बनती है उसे क्लोरल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरल कहते हैं। तो ध्यान रखिए, इसे हम क्लोरल के नाम से जानते हैं। अब हम थोड़ा सा इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं कि आगे इसका क्या होने वाला है। आगे क्या होगा, ये जो क्लोरल फॉर्म जिसे हमने आगे कहा है, या हम इस फॉर्म की बात करें, वो फॉर्म थर्ड पॉइंट में क्या मिलेगी, यहाँ पर जो ये बना है CH3 C डबल बॉन्ड O R प्लस ये किसी साथ जैसे KOH ले लेते हैं के साथ विभाजित हो जाएगी, के साथ ये टूट जाएगा, और टूटने के साथ यहाँ से ये भाग अलग हो जाएगा। ये भाग अलग होगा तो ये भाग बढ़ेगा क्या, सबसे पहले वो यहाँ पर देख लीजिए, यह है RC डबल बॉन्ड O। तो मैं इसको कर सकता हूँ RC डबल बॉन्ड O, यानी इस पार्ट को मैंने ऐसे लिख लिया RC डबल बॉन्ड O। फिर है OK, हम इसको जोड़ देते हैं OK। यहाँ बच गया H, वो इसके साथ बच जाएगा यहाँ से, और यहाँ बन जाएगा आपके CHX3, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, हेलोफॉर्म के नाम से जानते हैं कि ये हेलोफॉर्म बन चुका है। अब यहाँ एक विशेष बात का ध्यान दें कि यहाँ इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा। इस प्रोडक्ट का नाम है कि ये जो पार्ट इतना सा है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और यहाँ
एक मेटल के रूप में आपके पोटेशियम है। क्या है? पोटेशियम। तो इसका नाम हम ये कह सकते हैं, ये कार्बोक्सिलिक अम्लों का पोटेशियम लवण है। कार्बोक्सिलिक अम्लों का पोटेशियम लवण, जिसे हम सीधा लिख सकते हैं RCOO। ये इसको फॉर्म स्ट्रक्चर रूप में लिखा हुआ है, ये इसको एक साथ CrOO के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ मैंने 3 पद आपको बताए हैं। इन तीनों पदों में आपको हेलोफॉर्म अभिक्रियाओं की रिएक्शंस देखने को मिल रही है, और इन तीनों रिएक्शंस में आपको अंत में हेलोफॉर्म एक प्रोडक्ट प्राप्त होता है जिसे हमें बनाना है। तो विद्यार्थियों, आप सबसे पहले हेलोफॉर्म अभिक्रियाओं के इन तीनों पदों को अपने कॉपी में लिखोगे, और लिखने के बाद हमारा जो इसका आगे का टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि मुख्य दोनों यौगिक जो है उनमें क्लोरोफॉर्म्स को कैसे बनाया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, अब हमारा जो टॉपिक चालू होता है वो है आपके क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म को विशेष रूप में लेते हैं, और इसको IUPAC पद्धति में कहते हैं ट्राइक्लोरोमेथेन। ट्राइक्लोरोमेथेन के नाम से इसे IUPAC पद्धति में इसको लिखा जाता है। तो ये नाम भी आप इसमें ध्यान रखें। और यहाँ जो नया टॉपिक आ रहा है वो आता है इसका निर्माण, और निर्माण में सबसे पहले आती है इसकी प्रयोगशाला विधि। इसकी कई विधियां हैं जो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन हमारे यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट विधि आती है प्रयोगशाला विधि। और इस प्रयोगशाला विधि में इसको लेबोरेटरी लैब में कैसे तैयार किया जाता है उसके लिए यहाँ पर हम इसकी थ्योरी और आने वाले रिएक्शंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसको शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा यहाँ एक डायग्राम है, इस डायग्राम पर आप ध्यान दें। डायग्राम में क्या किया गया है, एक पात्र लिया गया है जो आपको लैब में चाहिएगा। इसमें एक बॉल पेन आकार का पात्र है जो आप यहाँ पर ये देख रहे हो, बॉल पेन आकार का पात्र है। इसमें अपन ने लिया है एथेनॉल, विरंजक चूर्ण CaOCl2 और जल की मात्रा, और इसको रखा है एक बालूष्मक। बालूष्मक क्या होता है? बालू से भरी एक टोकरी होती है जिसमें हम उसको गर्म करते हैं, और यहाँ इससे ऊपर एक नली लगी होती है कांच की, जिसको एक दूसरे पात्र में लगाया गया है। साथ ही इस नली के यहाँ पर एक संघनित्र लगा हुआ है, और संघनित्र का काम क्या होता है? यहाँ से उत्पन्न होने वाली वाष्प को पुनः द्रव अवस्था में बदलना। ठीक है, तो यहाँ से जो द्रव अवस्था का हमने लिया है एथेनॉल, CaCl2, विरंजक चूर्ण और जल, उसकी जब वाष्पीकरण होगी, इसको जब हीट करेंगे तो वाष्प इस नली से गुजरते हुए संघनित्र द्वारा फिर से संघनित होगा, और यहाँ से वाष्प बूंद बूंद रूप में इस नए पात्र में गिरना प्रारंभ हो जाएगी। और इस पात्र में जल की मात्रा भी होगी और क्लोरोफॉर्म की मात्रा भी होगी, लेकिन क्लोरोफॉर्म इस पात्र के पहले पर होगा जबकि जल की मात्रा इसके ऊपर होगी। और साथ ही यहाँ पर ध्यान दें, क्लोरोफॉर्म और जल को आसवन द्वारा पृथक कर लिया जाता है। यहाँ अब हम इसको शुरुआत करते हैं कि प्रयोगशाला में इसमें कैसे करते हैं। तो सबसे विशेष बात इसमें क्या रहती है कि प्रयोगशाला विधि में हमारे पास पहला यहाँ जो लेने के लिए हम यौगिक लेंगे वो होगा एथेनॉल। क्या होगा? एथेनॉल, और एथेनॉल का सूत्र होता है CH3CH2OH। फिर हमारे पास विरंजक चूर्ण होगा, और विरंजक चूर्ण जो होता है उसका विरंजक चूर्ण का जो सूत्र है वो होता है आपके CaOCl2, अर्थात कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं इसे, और जल की मात्रा इसमें हमें चाहिए। इन तीनों को हम बॉल पेन के फर्स्ट क्लास में डाल के इसको हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। अब यहाँ जो होने वाली रिएक्शंस है वो रिएक्शंस क्या होगी, आइए हम उसको देखते हैं। सबसे पहले रिएक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन जो पद नंबर फर्स्ट है उसमें क्या होगा? उसमें हमारे पास जो विरंजक चूर्ण है उस विरंजक चूर्ण में CaOCl2 ये जल के साथ अपघटित हो जाएगा, यानी जल अपघटित हो जाएगा, और जल अपघटित होने के साथ यहाँ से अपन एक सार की उत्पत्ति रखते हैं KOH की। तो यहाँ क्या होगा? जो क्लोरीन परमाणु है इस विरंजक चूर्ण में वो नवजात क्लोरीन रूप में बाहर निकल जाते हैं। नवजात क्लोरीन से तात्पर्य है आपके परमाणुिक क्लोरीन प्राप्त होती है, और शेष यहाँ हमारे पास बचता है CaO, ये भाग बचता है। इस बार में जल की बात करें HOH, तो यहाँ OH तो है, ये H इसके साथ में लग जाता है, तो यहाँ पर भी OH हो जाता है। तो OH की संख्या कितनी हो गई? 2 टोटल रूप में इसको लिख सकते हैं CaOH की 4 ट्वाइस
तो इसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे आगे काम आएगा जब अंतिम पद को देखेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, बुझा हुआ चूना। तो हमारा जो पहला पद है वो हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया है कि पहले पद में क्या होता है, विरंजक चूर्ण का जल अपघटन होता है और 2 क्लोरीन नवजात क्लोरीन के रूप में आपको प्राप्त होगी और साथ ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसा एक सार प्राप्त होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल सार होता है और यहाँ पर आपको नवजात क्लोरीन प्राप्त हो जाती है। अब हम देखते हैं इसका तो सेकेंड पार्ट में क्या होने वाला है, एथेनॉल। एथेनॉल जो आएगा, जो हमने इसमें लिया है एथेनॉल CH3, एथेनॉल को हम पर स्ट्रक्चर में लिखते हैं CH और OH। ये है आपके पास एथेनॉल। CH3 CH2OH है। इसकी क्रिया होती है आपके क्लोरीन से, यानी ये 2 नवजात क्लोरीन है दोनों के दोनों, वो इस सेकंड पार्ट में काम आते हैं और यहाँ पर भी KOH की उपस्थिति रहती है। इस अवस्था में क्या होगा, यहाँ से 2 क्लोरीन है वो एक तो इस हाइड्रोजन के साथ और एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर 2HX के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। 2H बाहर निकल जाते हैं तो इस फॉर्म में क्या होता है, यहाँ ऑक्सीजन की विद्युत भिन्नता ज्यादा होने के कारण इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर आ जाते हैं और उसको ऋणावेश आ जाता है। लेकिन यहाँ से जब हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो इस हाइड्रोजन के पास अपनी वैलेंस में कमी आ जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए यहाँ से ये जो लोन पेयर है वो आगे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ट्रांसफर होने के साथ ही यहाँ से जो नया कंपाउंड बनेगा वो हम यहाँ देखेंगे। नया कंपाउंड जो बनेगा वो बनेगा CH3, फिर आपके C, इस C से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसको ऐसे लिख देते हैं और इस कार्बन से ही एक ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। ये एक बॉन्ड से तो थी लेकिन लोन पेयर देने का यहाँ बन चुका है डबल, तो हम यहाँ ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से लिखेंगे और ये हमारा यहाँ पर बन चुका है दूसरे पद में उत्पाद। और दूसरे पद में जो उत्पाद बना है वो सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि ये एल्डिहाइड है या कीटोन। और मैंने अभी आपको बताया था कि हमेशा एक तरफ हाइड्रोजन होता है वो एल्डिहाइड होता है और एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड में इसका नाम होगा एसिटेल्डिहाइड। क्या नाम होगा इसका, ये भी ध्यान रखें, एसिटेल्डिहाइड। तो विद्यार्थियों मैंने कहा था कि संरचना A और संरचना B में आप कोई सा भी काम में ले सकते हो। हमारे यहाँ पर संरचना A को काम में लिया, उसको संरचना B में बदल दिया है, अर्थात एल्कोहल को हमने ऑक्सीकरण कर दिया है एल्डिहाइडो में और एल्डिहाइडो के रूप में हमें यहाँ प्राप्त हुआ है एसिटेल्डिहाइड। क्या प्राप्त हुआ है, एसिटेल्डिहाइड। तो अब हमारा इसमें आता है तीसरा पद। तीसरे पद में क्या होगा, तीसरे पद में जो हमारे पास एसिटेल्डिहाइड प्राप्त हुआ है उसका होगा क्लोरीनीकरण, अर्थात क्लोरीन गैस इसमें हम प्रवाहित करेंगे। जब प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H और हमने इसमें क्लोरीन गैस इसमें प्रवाहित की तो यहाँ हमने साथ रख लिया KOH। अब क्या हुआ कि यहाँ क्लोरीन 2 है और पीछे अभी हमने देखा था कि हमने इसके 3 अणु लिए थे, तो यहाँ पर भी हमने कितने अणु ले रहे हैं, 3 अणु लेंगे। 3 लेंगे तो टोटल जो क्लोरीन हो जाएगी 3 दूनी 6, अर्थात 6 क्लोरीन है। आप चाहो तो यहाँ पर 6 नवजात क्लोरीन भी ले सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। तो दोनों से हो सकती है, हम करते हैं ऊपर वाले से। तो यहाँ क्या होगा, 3 क्लोरीन 3 हाइड्रोजन के साथ मिलकर 3HX के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और शेष बचती है 3 क्लोरीन, वो इन 3 हाइड्रोजन के स्थान पर जुड़ जाती है। तो ये हो जाता है CCl3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। और अभी मैंने जस्ट पीछे ही बताया था कि इस प्रकार का यदि मध्यवर्ती बनता है तो उसे हम कहते हैं क्लोरल। तो इसका नाम क्या हुआ, क्लोरल नाम हो गया, तो हम इसको कह सकते हैं क्लोरल। साथ ही इस क्लोरल का दूसरा नाम क्या होगा, वो होगा दूसरा नाम इसका ट्राइक्लोरो एसिटेल्डिहाइड, ट्राइक्लोरो एसिटेल्डिहाइड। और यहाँ पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसका नाम ट्राइक्लोरो एसिटेल्डिहाइड कैसे हुआ, क्योंकि ये एसिटेल्डिहाइड था लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के स्थान क्या हो चुका है, क्लोरीन, और क्लोरीन संख्या में कितने हैं, 3, तो इसके लिए इसका नाम हो गया ट्राइक्लोरो एसिटेल्डिहाइड। ये इसका पार्ट हो गया आपके तीसरा, यानी 3 पद इसमें पूरे हो चुके हैं। अब आता है हमारे इसका फोर्थ पॉइंट हम यहाँ ऊपर देखते हैं।
तो विद्यार्थियों फोर्थ पॉइंट में क्या होगा, जो आपके क्लोरीन प्राप्त हुआ है, ये क्लोरीन प्रथम पद में बने हुए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड द्वारा अर्थात J द्वारा विभाजित हो जाएगा, ये टूट जाएगा। टूटेगा कैसे? सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, यहाँ हम लगाते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में हम ये देखते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है CaO, उससे 2 OH समूह जुड़े होते हैं, इसलिए क्लोरीन जो बना है उसके भी 2 अणु यहाँ पर काम में आएंगे। तो सबसे पहला जो आएगा वो आएगा CCl3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, फिर CCl3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ ये H और CCl3 मिलकर, और यहाँ से ये H और CCl3 मिलकर क्या बन जाएगा, CHCl3। देखो यहाँ से भी CHCl3, यहाँ से भी CHCl3, टोटल अणु बन गए आपके कितने, 2 बनने के साथ ही यहाँ बचता है आपके पास HCO, यहाँ पे बचता है HCO। अब क्या होगा, ये HCO इसके साथ जुड़ेगा तो हो जाएगा HCOO, यहाँ पर ऑक्सीजन बाकी है और यहाँ पर भी क्या है, बाकी। तो ध्यान दें, यहाँ से बढ़ेगा क्या वो देख लीजिएगा, वो यहाँ बढ़ेगा H, हमने इसको लिख दिया H, फिर यहाँ C, फिर हमने लिख दिया C, फिर यहाँ O, फिर हमने लिख दिया O, और ये भाग इस ऑक्सीजन के साथ अगर एक ऑक्सीजन और आ जाएगा। अब विद्यार्थियों यहाँ ये भाग बदल गया तो ये भाग भी ऐसा का ऐसा ही बनेगा, तो संख्या में कितने बन गए, 2 बनेगा, इसलिए हम कह सकते हैं इसके हम ट्वाइस लगा दें। और वैसे भी आपको पता है कैल्शियम की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, प्लस की 2 संयोजकता होती है, और प्लस की 2 संयोजकता होने के कारण HCOO-, ये जो भाग होता है वो होता है HCOO-, यानी इस पर नेगेटिव चार्ज कितना होता है, 1। इसलिए कैल्शियम के 2 पॉजिटिव चार्ज को पूरा करने के लिए हमें चाहिए ऐसे 2, और वास्तव में हमारे पास यहाँ बचते भी कितने हैं, 2 बचने का ये आपके भाग बन चुका है। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा आपके कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट क्यों हुआ है वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए। वो इसलिए हुआ है क्योंकि HCOOH इसे कहते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या कहते हैं इसको, फॉर्मिक एसिड या फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। और फॉर्मिक अम्ल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको सर्वप्रथम जो लाल चींटियां होती हैं उनके डंक से आश्रित किया, लाल चींटियां जो होती हैं उन चींटियों के डंक से इसे आश्रित किया था, और इन लाल चींटियों को लैटिन भाषा में कहते हैं फॉर्मिका। क्या कहते हैं इसको, फॉर्मिका। तो ध्यान रहे, चींटियों को लैटिन भाषा में कहते हैं फॉर्मिका, और इनके आश्रम से आपको प्राप्त हुआ फॉर्मिक एसिड, इसलिए इसका नाम रख दिया फॉर्मिक अम्ल। अब हुआ क्या, यदि फॉर्मिक अम्ल आयनिक होता है तो यह बनता है HCOO- और H+ बनाता है। जब ये माइनस वाला भाग बनाता है ये HCOO, इसे कहते हैं फॉर्मिक अम्ल से फॉर्मेट आयन। क्या कहते हैं इसको, फॉर्मेट आयन कहते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर फॉर्मेट आयन का सूत्र क्या होता है, HCOO, तो यहाँ पर भी क्या है HCOO, इसलिए ये भाग हो गया फॉर्मेट, और इससे जुड़ा हुआ है क्या, कैल्शियम, तो नाम हो गया कैल्शियम फॉर्मेट। और ये आपके हो गया क्लोरोफॉर्म, और जिसे हमें बनाना है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हमने जिसे बनाना था क्लोरोफॉर्म, उसको 4 पदों में बनाया। तो वीडियो के साथ साथ में चलते रहिए और एक एक रिएक्शन को समझते हुए अपनी कॉपी में उतार लीजिए, और साथ ही यहाँ पे एक छोटा सा चित्र है, उस चित्र को भी आप बना लीजिए। अब यहाँ एक विशेष बात का और ध्यान देना है, इन चारों पॉइंट्स को आप लिख लीजिए। और अब हम जो 4th पॉइंट है उस 4th पॉइंट के आगे की एक छोटी सी नोट में बात करते हैं। वो बात क्या होगी, जैसे कि हम यदि ये कहें कि हमारे पास यहाँ एथेनॉल नहीं हो, क्या नहीं हो, एथेनॉल नहीं हो, और हमारे पास सीधा एसीटोन हो। यहाँ आप इसको नोट में लिख सकते हो, नोट में, कि यदि एसीटोन हो तो क्या हो, एसीटोन ले लें, इस एथेनॉल की जगह क्या ले लें, एसीटोन ले लें, तो क्या होगा, एसीटोन का सूत्र होता है CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, ये है एसीटोन। तो वही बात सबसे पहले इसका होगा क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण होगा तो इसके हमने 3 अणु लिए और यहाँ पर 7 ले लिया,
सार लेने के साथ ही यहाँ से 3 क्लोरीन 3 हाइड्रोजन के साथ मिलकर 3HX के रूप में बाहर निकल जाएगी। HX के रूप में यहाँ पर 3HCl बाहर निकल जाएगा। तो 3 क्लोरीन इन 3 हाइड्रोजन के स्थान पर लगेगा तो हो जाएगा CCl3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3। तो आप यहाँ पर ये देखो, जो ये भाग है ये तो है, ये भाग इतना सा भाग ये देख लीजिए, बस इसमें हाइड्रोजन और इसमें क्या है CH3। यानी कहने की बात ये है, अगर आप समझते हो कि एक तरफ हमेशा हाइड्रोजन हो तब वो एल्डिहाइड होता है, और दोनों तरफ यदि कार्बन हो यानी एल्किल समूह हो तब उस समय हम इसको कीटोन कहते हैं। और वास्तव में एसीटोन क्या है, ये कीटोन है। तो बस विद्यार्थियों में यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पर कि एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, वो दोनों ही क्लोरीन क्रिया में क्लोरीनीकरण होकर अंतिम उत्पाद हमेशा ही क्लोरोफॉर्म देते हैं। अब इसका वही सिस्टम हो जाएगा, ये जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की इसकी रिएक्शन हो रही है, ये पार्ट बन गया। अब जैसे कि यहाँ पर ये जो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की ये रिएक्शन करेगा तो कैसे करेगा, कैल्शियम के साथ OH 2 है, ये 2, इसके भी 2 भाग काम में आएंगे, इसलिए प्लस CCl3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, फिर यहाँ से हो जाएगा CCl3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, यहाँ से वही HC मिल जाएगा, इसे भी H इसके साथ मिल जाएगा, यहाँ आपके बन जाएंगे 2CHCl3 जिसे हम लोग क्लोरोफॉर्म कहते हैं। और यहाँ क्या हुआ CH3CO, यहाँ पे भी CH3CO, ये भाग यहाँ से इस ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा, ये भाग इस ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा। तो यहाँ से बनेगा क्या, यहाँ मैं इसका दूसरा भाग यहाँ बता रहा हूँ, CH3CO, ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा तो जाएगा O, और ऐसे भाग यहाँ जो भाग बड़ा होगा भाई भाग यहाँ बढ़ेगा, तो ये हो जाएंगे 2, जिस प्रकार यहाँ पर मैंने 2 किया था। कैल्शियम है वो भी क्या हो गया कैल्शियम, तो इसका नाम था कैल्शियम फॉर्मेट, इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम एसीटेट। क्या नाम हो जाएगा, कैल्शियम एसीटेट। और ये भी जानने से इसका नाम कैल्शियम एसीटेट क्यों हुआ है, क्योंकि यदि हम यहाँ बात करें तो CH3COOH जो होता है वो एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल होता है, और एसिटिक अम्ल होने के कारण इसका जो आयन होगा उस समय जो बनने वाला होगा वो एसीटेट आयन होगा। क्या होगा, एसीटेट आयन। तो ये भाग है एसीटेट और ये है कैल्शियम, नाम हो जाएगा कैल्शियम एसीटेट। तो विद्यार्थियों इस क्लास में हमने क्लोरोफॉर्म आइटोफॉर्म को भी देखा, तो साथ में हमने ये भी देखा कि क्लोरोफॉर्म को बनाया कैसे जा सकता है, और बनाने की जो प्रथम विधि आती है प्रयोगशाला विधि, उस प्रयोगशाला विधि को हमने चित्र द्वारा समझा, और साथ ही इसमें होने वाले पदों को भी समझा, और एक नेक्स्ट नोट में भी देखा कि आपके पास एसीटोन हो तो क्या बन सकता है, बनता दोनों में ही क्लोरोफॉर्म है, लेकिन सह उत्पाद में एक अलग प्रोडक्ट बनता है जिनको मैं आपको अच्छी तरह समझा चुका हूं कि ये कैल्शियम एसीटेट बनेगा, ये फॉर्मेट बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड है और यहाँ एसीटोन यानी कीटोन है। तो विद्यार्थियों आज की टॉपिक में जो भी आपके कंफ्यूजन है, डाउट है, उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, या फिर वीडियो में मेरे नंबर चलते हैं वहां आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो जो भी आपके क्वेश्चन डाउट हो। और आज की क्लास के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।